राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का DNA एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। वह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा यहाँ हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। RSS प्रमुख ने लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा वे हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों के खिलाफ लिंचिंग के कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। भागवत ने कहा भय के इस चक्र में न फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। RSS प्रमुख ने जोर देकर कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, न कि विसंवाद। भागवत ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का DNA एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। पुष्कर सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चौपाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वर आनंद ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उधम सिंह नगर जिले के खट्टीमा से 2 बार के विधायक चुने गए 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने तीरथ सिंह रावत की जगह ली है, जिन्होंने प्रदेश में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए शुक्रवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बीजेपी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में धामी को चुनकर एक युवा नेता पर भरोसा व्यक्त किया। उनके सामने सबसे मुख्य चुनौती 2022 में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की है और मुख्यमंत्री उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना होगा और पार्टी की नैया पार लगानी होगी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने की वजह से पार्टी में अधिकतर नेता उनसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं। उन्हें नाराज किए बिना काम करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के अहम और गुटबाजी पर भी नजर रखनी होगी। जनहित के कार्यों के लिए उनके पास 6 महीने से भी कम का समय है। इसी दौरान उन्हें जनता में अपनी छवि और पकड़ बनानी होगी ताकि चुनाव में जीत के बाद भी मुख्यमंत्री का पद बचा रहे। उनके सामने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई समस्याओं का अंबार भी है, जिन्हें ठीक करने के लिए उनके पास काफी कम वक्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, सपा और बहुजन समाज पार्टी, बसपा से कोई बड़ा गठबंधन करने से इनकार के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी में इनमें से किसी से गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने की और अपने दम पर अगली सरकार बनाने की क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगले साल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में लड़ेगी और कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी करीब 3 दशक बाद राज्य में वापसी करेगी। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस दमनकारी उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है और दावा किया कि 403 सदस्यीय विधानसभा में महज 5 विधायकों के साथ उनकी पार्टी 49 विधायकों वाले सपा से ज्यादा प्रभावी विपक्ष के रूप में साबित हुई है। उन्होंने राज्य में बदलाव की हवा चलने का जिक्र करते हुए कहा, बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। चुनावी जंग में प्रियंका गांधी को चेहरा बनाए जाने के सवाल पर लल्लू ने कहा कि वे हर राज्य की प्रभारी हैं और चुनाव उनकी देखरेख में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उनके प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के बीच बहुत उत्साह है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
कांग्रेस महासचिव और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को सबसे अधिक अहमियत देने का संकेत देते हुए रविवार को कहा कि हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है। प्रियंका ने प्रदेश पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, मजबूत संगठन की दिशा में सतत प्रयास सफलता का महत्वपूर्ण बिंदु है। संगठन सृजन अभियान से बूथ का निर्माण दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर कांग्रेस जनों द्वारा लगातार सक्रिय होकर काम करने के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। सबको रीढ़ बनकर संगठन को मजबूत करना है। संयुक्त किसान मोर्चा एसएम ने रविवार को कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। हम उनसे कहेंगे कि संसद का बहिर्गमन कर केंद्र को लाभ न पहुंचाएं। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती तब तक सत्र को नहीं चले दे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राजेवाल ने कहा, जब तक वे हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, हम संसद से बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का भी आह्वान किया। मोर्चा ने लोगों से राज्य के और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाहर आने और अपने वाहन को वहां लगाने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार टॉप सिविलियन अवार्ड इस साल उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिक्स को दिया जाना चाहिए जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि यह उन चिकित्सकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस वर्ष भारतीय चिकित्सक को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय चिकित्सक का मतलब सभी चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिक्स हैं। शहीद हुए चिकित्सकों को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वालों का ये सम्मान होगा। पूरा देश इससे खुश होगा। भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा मध्य जून में मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 734 चिकित्सकों की जान कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 150 से अधिक मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे सभी इस बात पर सहमत थे कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए 8 उपसमूह बनाए जाएंगे, जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। शर्मा ने कहा, आज मैंने 150 से अधिक बुद्धिजीवियों, लेखकों, डॉक्टरों, कलाकारों, इतिहासकारों और प्रोफेसरों तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात की। हमने असम के अल्पसंख्यक लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल हुए सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि असम के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट राज्य के विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। शर्मा ने कहा, यदि असम भारत के 5 शीर्ष राज्यों में से एक बनना चाहता है तो हमें अपने जनसंख्या विस्फोट को प्रबंधित करना होगा। इस बात पर सभी सहमत हुए। असम के CM ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की सदस्यता वाले 8 उपसमूह गठित करेगी, जो समुदाय के विकास पर अगले 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे। शर्मा ने कहा, रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास के लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा।
हम अगले 5 साल में मसौदे के अनुरूप काम करेंगे। जुहू में जहां अमिताभ बच्चन का यह बंगला है, वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की योजना है। इस बंगले का एक हिस्सा गिराया जाना है। प्रतीक्षा वे पहली प्रॉपर्टी है जिसे अमिताभ बच्चन ने मुंबई में खरीदा था। बिग बी के घर प्रतीक्षा के सामने से गुजर रही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बीएमसी अब गंभीर हो गई है। हालांकि करीब 4 साल पहले ही अमिताभ बच्चन और उनके पड़ोसियों को नोटिस देकर बीएमसी ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन देने को कहा था। उस वक्त बिग बी के कई पड़ोसी अपनी जमीन देने के लिए तैयार भी हो गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन की तरफ से उस वक्त कुछ नहीं कहा गया था। अब इस मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 90 की निगम पार्षद एडवोकेट तुलिप मिरांडा ने सवाल उठाए हैं। निगम पार्षद ने कहा कि बीएमसी ने साल 2017 में अमिताभ बच्चन को सड़क चौड़ीकरण नीति के तहत नोटिस दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब यह नोटिस जारी हो चुका था तब बीएमसी ने उनसे जमीन क्यों नहीं ली? जब बीएमसी नोटिस दे देती है तब उसके बाद अपील की जरूरत नहीं पड़ती है। निगम पार्षद ने आरोप लगाया है कि बीएमसी जानबूझकर कार्रवाई करने में देर कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आरसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार की कुछ टिप्पणियों का भी खंडन किया। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होना है। मलिक ने एक बयान में कहा, सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी एमवीए में तीनों दल शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों पर हमारा विरोध बरकरार है। इन कानूनों का विरोध करने के लिए राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों का अध्ययन करने के संबंध में गठित समिति राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कानून का मसौदा तैयार करने के लिए किसान नेताओं से बात करेगी। मलिक ने कहा, जब तक किसान कानून के मसौदे को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राकांपा का विचार है कि 3 केंद्रीय कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। मलिक ने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 कृषि कानूनों पर शरद पवार के विचारों के बारे में एक टिप्पणी की, जो राकांपा प्रमुख ने कभी नहीं कहा। पवार ने 3 केंद्रीय कानूनों पर कुछ नहीं बोला। पवार केवल इस बात की जानकारी दे रहे थे कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों खिलाफ क्या कदम उठा रही है। बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए रविवार को उसे कनिंग पार्टी करार दिया। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का ये कहना कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, घोर आपत्तिजनक है, जबकि बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे बहुजन कहलाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, जबकि कांग्रेस किसी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है, जिसने केंद्र व राज्यों में अपने लंबे शासनकाल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार व गुलाम बनाकर रखा गया और अंततः बसपा बनाई गई, और तब उस समय केंद्र व राज्यों की सत्ता में भाजपा कहीं नहीं थी। मायावती ने कहा, ये भी सर्वविदित है कि ऊपर में कांग्रेस, सपा व भाजपा की सरकार के चलते यहाँ कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता और न ही इनसे इसकी किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए, जबकि बसपा की सरकार के समय में यहाँ सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए गए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नए सिरे से रिश्तों को गढ़ने की खातिर अधीर रंजन चौधरी को हटाकर लोकसभा में पार्टी नेता बतौर किसी अन्य को कमान सौंप सकती हैं।
माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में शशि थरूर या मनीष तिवारी को नियुक्त करती है तो इसे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की संभावित वापसी से पहले गांधी परिवार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाएगा। कांग्रेस में जल्द होने वाले कई बदलावों में से ये एक होगा जो संसद के मानसून सत्र से पहले सामने आया है। गौरतलब है कि अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से सांसद हैं। वह विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का चेहरा थे और राज्य कांग्रेस के प्रमुख हैं। चौधरी कांग्रेस नेताओं के G23 समूह के बड़े आलोचक हैं। जब इन नेताओं ने संगठन में बड़े बदलावों के लिए सोनिया गांधी को पिछले साल अगस्त में पत्र लिखा था तो अधीर रंजन चौधरी नेतृत्व के साथ खड़े थे। वह संसद में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। चौधरी को हटाने के कदम को कांग्रेस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल बनाने और बीजेपी के खिलाफ अभियान का समन्वय करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सोनिया गांधी लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की जगह लेने को तैयार हैं। एक और जहां कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में वाम दल के साथ गठबंधन करके तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करने से परहेज किया था और उनकी जीत का स्वागत किया था। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी और उनकी सरकार के आलोचक थे। कांग्रेस ने वास्तव में कई मौकों पर विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी का साथ दिया है। चौधरी को हटाना शायद कांग्रेस द्वारा ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि संसद में तृणमूल कांग्रेस के साथ समन्वय बिना किसी बाधा के हो। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ अपनी जोरदार लड़ाई को बड़े पैमाने पर संसद तक ले जाने के लिए कमर कस रही है। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से संपर्क कर राष्ट्रपति से संपर्क कर सकती है। बड़ा सवाल यह है कि निचले सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में चौधरी की जगह कौन लेगा।